नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हमारा टॉपिक चला हुआ था हिंदी में, भाषा और भाषा का विकास, या हम कह सकते हैं भाषा और अन्य भारतीय हिंदी का विकास। क्या? भाषा और हिंदी का विकास। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चला हुआ था हम उसे आगे लेके चलते हैं। अब तक हमने कर लिया था भाषा का विकास, लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। और भाषा के परिवर्तन के कारण मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। कल मैंने आपको कहा था कि कुछ टॉपिक मुझे भाषा के बारे में बताने हैं। भाषा के परिवर्तन के कारण। भाषा के परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं है, भाषा के परिवर्तन के अनेक कारण हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मानव विकसित होता गया, मानव की विशेषताएं बदलती गई, इसी प्रकार हमारे गले का आकार बदलता गया, स्थान बदलता गया। अगर बात करें हम चाइना की और इंडिया की, तो वहाँ की और यहाँ की भाषाओं में इसलिए अंतर होता है क्योंकि वहाँ पर जो गले का विकास हुआ है वो किसी और तरीके से हुआ है और हमारा किसी और। अब ये मत कहिएगा, देखने में तो सेम है, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर जो ध्वनियाँ टकराती है वो कहीं गला बहुत ज़्यादा खुल जाता है, कहीं कुछ कम, कहीं कैसे कुछ अलग अलग विकास होता है। उसी प्रकार जलवायु का अंतर, शारीरिक बनावट में अंतर, आपका भौगोलिक संरचना में अंतर, ये सभी अंतर आपकी भाषा की विविधता के कारण होते हैं। ठीक है, इसमें आदि भी लिख लीजिए कि आदि बहुत सारे से वाला कुछ कारण हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, आज मैंने कल कहा था आप लोगों को कि हिंदी के विकास के बारे में हम बात करेंगे। किसके? हिंदी के विकास के बारे में। ठीक है, तो जिस हिंदी का जो विकास हुआ है वो कई चरणों में पूर्ण हुआ है, कई चरणों में पूर्ण हुआ है। जो जिस हिंदी का आज हम प्रयोग करते हैं, कई चरणों में पूर्ण हुआ है। जिस हिंदी का आज हम प्रयोग कर रहे हैं वो हिंदी कभी ऐसे नहीं बोली जाती थी, क्योंकि उसने कई चरण पूर्ण करके आज हिंदी का जिस रूप में हम प्रयोग करते हैं उस रूप में बोली जाती है। देखिए, जैसे हिंदी का कालक्रम, हिंदी का कालक्रम, हिंदी के कालक्रम की बात करते हैं तो हिंदी का कालक्रम पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से बना लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण लिखी गई, लौकिक संस्कृत से बना पाली, क्या? पाली, और पाली से बना प्राकृत, और प्राकृत से बना अपभ्रंश। उससे आगे यहां पे लिख रहा हूं मैं, अपभ्रंश से बना आवट, और आवट से बना आपका हिंदी। क्या? हिंदी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये कैसे हुआ है? देखिए, सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो मतलब जिन्होंने, जब भाषा का विकास हुआ था तो उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी, वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे वेद लिखे गए। अब एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग कोई ग्रंथ लिखिए, या कोई आप महाकाव्य लिखिए, या कोई नाटक लिखिए, तो आप क्या करोगे? आप किस भाषा का प्रयोग करोगे? आप उसी भाषा का प्रयोग करोगे जो भाषा आपको आती है, आप जिसमें एक्सपर्ट हो, आप जिसमें अच्छी तरह से बात कर सकते हो, आप उसी भाषा का प्रयोग करोगे, है ना? तो इसी तरह उस टाइम पे जो वैदिक संस्कृत है, जिसमें वेद लिखे गए हैं, उस भाषा का अधिक प्रचलन हुआ करता था, तो इसीलिए तो उसमें वेद लिखे गए होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अब इंडिया में, अब भारत में हिंदी बोली जाती है, अधिकतर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी सारी सरकारी कामकाज की भाषा है। और मैं आपको बोलने लगूँ कि आप लोग एक ग्रंथ लिखिए, आप लोग एक महाकाव्य लिखिए या नाटक लिखिए, तो आप लोग क्या करोगे? क्या आप लोग उसे उर्दू में लिखना शुरू कर दोगे, या फिर आप लोग फारसी में लिखोगे, या रशिया की लैंग्वेज में लिखोगे? नहीं ना, नहीं, आप हिंदी का प्रयोग करोगे, क्योंकि वो आपके लिए आसान भी है और सहज भी है। तो इसी प्रकार वैदिक संस्कृत जो समय जो बोली जाती थी, इसे वैदिक संस्कृत नाम इसलिए दिया गया, और इसे लौकिक संस्कृत क्यों दिया गया? क्योंकि वेद जिसमें लिखे गए उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। वह इस संस्कृत से अधिक मुश्किल थी बोलना। यह बस वहाँ तक ही सीमित रह गई थी जब ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, राजा महाराजा होते थे, यह वैदिक संस्कृत सिर्फ वहाँ तक ही सीमित रह गई थी।
आम जनमानस से कुछ दूर थी यह भाषा। भाई आम जनमानस से दूर थी तो संवाद करने में कुछ दिक्कतें आती थी। भाई राजा के पास जाना है या कुछ कहना है तो वैदिक संस्कृत का प्रयोग आम जनमानस से दूर था और यह कहाँ तक सीमित रह गई थी, सिर्फ राज परिवार और उनके मंत्रियों, बड़े बड़े जो मतलब राज ऋषि थे, इन तक ही सीमित रह गई थी। अधिकतर आम जनमानस इससे दूर थे, तो आवश्यकता हुई किसी आसान भाषा की, तो लोगों ने जो सुना उसके अनुसार भाषा बना ली। ठीक है, धीरे धीरे वैदिक संस्कृत को लोगों तक पहुंचाया गया, लेकिन जो सुना उसके अनुसार एक भाषा बनाई गई जिसे लौकिक संस्कृत नाम दिया गया, क्योंकि यह संस्कृत इससे कुछ आसान है और अधिकतर लोगों की पहुंच में भी थी। लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ तक भी यह राज परिवार का इस पर विशेष मतलब एक प्रभाव सा था लोगों की, क्योंकि यह इसे सिखाता कौन था, इन भाषाओं को सिखाता कौन था, इन भाषाओं को सिखाते थे गुरु अर्थात ऋषि मुनि। उस टाइम जो शिक्षक होते थे वो सिखाते थे संस्कृत बोलना, जाहिर सी बात है। अब संस्कृत बोलना शिक्षक सिखाते थे और आम मानस के पास इतना नहीं होता था कि वो किसी गुरु के पास अधिकतर, क्योंकि काम करना होता था और आज की तरह पढ़ाई का कोई इतना महत्व नहीं था उस समय पे। ठीक है, तो यह अधिकतर राज परिवार का ही इस पे प्रभाव था, कुछ लोगों तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से पूरे जनमानस इससे दूर ही था अधिकतर। ठीक है, तो अब विकास हुआ पाली का, जिसे प्रथम देश भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम देश भाषा। मार्कर में शाही कुछ ज़्यादा ही हो गई है, बार बार सारे हाथ। इसे बोला जाता है प्रथम देश भाषा। क्या? प्रथम देश भाषा। पाली को बोला जाता है प्रथम देश भाषा। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि प्रथम देश भाषा कौन सी होती है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन में देते हैं संस्कृत, संस्कृत के बाद दे दिया आपको पाली, फिर प्राकृतिक दे दिया और फिर हिंदी दे दिया। अब बताइए प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, हिंदी पे लगा देंगे, क्योंकि हिंदी हम अब बोलते हैं। और कुछ बच्चे उसमें से जो थोड़े से स्मार्ट होंगे वो क्या करेंगे, वो लगा देंगे संस्कृत, क्योंकि संस्कृत शुरू में बोली जाती थी। लेकिन कुछ जो बच्चे तो अच्छा पढ़ लेते हैं, उन्हें पता होता है कि प्रथम देश भाषा है पाली। पाली प्रथम देश भाषा है। इसी भाषा का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने किया था। इसी भाषा का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने किया था। यह हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध ने किया था। ठीक है, मैं महात्मा ही लिख देता हूं, महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकतर उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। किसमें? पाली भाषा में ही दिए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी भाषा आई, ये आम जनमानस की भाषा थी, आसान थी, संस्कृत के मुकाबले कुछ आसान हो गई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि भाषा का जो प्रवाह होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। कैसे? कठिन से सरल की ओर प्रभावित हो रही है ना भाषा। अगर मैं आपको कहूँ कि संस्कृत बोलिए या संस्कृत सीख लीजिए तो कुछ कठिन होगी हिंदी के मुकाबले। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मक्षिका बोलना मक्खी के मुकाबले कठिन है। भाई मक्षिका और मक्खी दोनों में बहुत डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है, और मक्खी बोलना आसान है मक्षिका के मुकाबले। तो इसी प्रकार पाली भी कुछ आसान थी और महात्मा बुद्ध ने इसीलिए पाली को चुना था, क्योंकि वो अपने उपदेशों को आम जन तक पहुंचा सके, अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ सके, इसलिए उन्होंने पाली भाषा का अधिक उपयोग किया अपने उपदेशों में। उसके बाद आई प्राकृत। क्या? उसके बाद कौन सी भाषा आई? उसके बाद आई प्राकृत। इसे द्वितीय देश भाषा बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महावीर स्वामी ने किसने? महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों का प्रयोग अधिकतर प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया अपने उपदेशों के, क्योंकि उस समय तक पाली भाषा का विकास, पाली भाषा जो है वो कम हो चुकी थी और प्राकृतिक भाषा का विकास अधिक तेजी से बढ़ रहा था। तो इन्होंने आम जन से जुड़ने के लिए उस भाषा को चुना जो आसान भी थी और आम जन की समझ में भी आ सकती थी। ठीक है, तो क्या? प्राकृतिक। अब लौकिक की बात करता हूं, तो जिसमें हमारी रामायण लिखी गई है, लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण लिखी गई है। हमारी रामायण लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई है, जबकि हमारे वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो वेद किस में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में, और रामायण लौकिक संस्कृत में पाली में लिखी। प्रथम देश भाषा पाली को बोला जाता है, और पाली महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में ही दिए थे। प्राकृत बोला जाता है, प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। मैं साथ साथ एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोगों को देता हुआ चल रहा हूं, नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता कि वैदिक संस्कृत से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत,
प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से कुछ समय के लिए आवट और आवट से हिंदी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्राकृत भाषा जो थी वो कुछ समय के लिए अपने पद से भटक गई। क्या हुआ? अपने पद से, और क्या बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। इसका जो अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ रूप, या पथ से भटका हुआ, पथ से भटका, पथ से भटका हुआ। ठीक है ना भाई? जो अपभ्रंश का अर्थ होता है वो होता है आपका क्या? अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप या पथ से भटका हुआ। ठीक है ना? तो जो पाली, जो प्राकृतिक भाषा थी वो कुछ समय के लिए अपने पथ से भटक गई थी। तो क्या हुआ? अपभ्रंश। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, अपभ्रंश क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब बात हुई आवट की। ठीक है, कुछ समय के लिए भाषा जो है वो और कुछ समय के लिए भटक गई थी, उसके बाद क्या बना? हिंदी। जो हमारी वर्तमान हिंदी है जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो क्या हुआ? हिंदी का ये कालक्रम, ये विकास पूरा हुआ। हिंदी तक पहुंचने के लिए मैं दोबारा से बता रहा हूं एक बार, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आवट और आवट से हिंदी का विकास हुआ, जिसका प्रयोग आज के समय में हम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। अगर इस चैप्टर में से, इस टॉपिक से यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्या क्या क्वेश्चन होंगे देख लीजिए। क्वेश्चन होगा कि हिंदी का विकास बताइए, हिंदी का विकास क्रम बताइए, और आपको ऑप्शन ऐसे ही देगा कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, आवट और हिंदी। एक ऑप्शन ये होगा, या इसकी बजाय ऑप्शन होगा आपका संस्कृत, खाली सिर्फ संस्कृत दे देगा, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, आवट और हिंदी दे देगा, तो भी सही है। लेकिन वो बीच में हटा देगा, वो बोल देगा वैदिक संस्कृत, या फिर बोल देगा संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, बाद में कर देगा, या फिर वो ऐसे ही घुमाता रहेगा। और यहीं से जितने भी ये कुछ लिखा गया है, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको वैसे ही बताया गया है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। आपसे पूछ लेगा कि महावीर स्वामी ने किस भाषा का अपने उपदेशों में अधिक प्रयोग किया है? किसका? प्राकृत का, महावीर स्वामी ने। और महात्मा बुद्ध ने किसका किया है? महात्मा बुद्ध ने किया है किसका? आपका पाली का। किसका? पाली का। इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया जा रहा है साथ साथ, ताकि आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। अब जब ये भाषा चली, जैसे वैदिक संस्कृत हुई, लौकिक संस्कृत आई, फिर ये सभी भाषा किसी ना किसी समय तक तो रही होगी भाई। कोई ना कोई ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आज वैदिक संस्कृत बोल दी, कल लौकिक संस्कृत बोल दी, परसों आपने फिर पाली बोल दी, फिर उससे अगले दिन आपकी अपभ्रंश बोल दी, आवट, हिंदी। ऐसे कोई तो समय काल रहा होगा भाई। एक समय तक कोई भाषा चली होगी, उसके बाद उस भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन आया होगा। तो अगर हम समय काल की बात करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में समय से भी क्वेश्चन बनता है, हिंदी के विकास को अगर काल में बांटते हैं हम, क्या? हिंदी के विकास काल के अनुसार अगर हम हिंदी को उसके काल में बांट देते हैं, भाई कैसे कैसे उसका विकास हुआ वो समय में बांट देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर मुझ पे किसी को ट्रस्ट ना हो तो एग्जाम पेपर देख सकता है। और एक कुछ दिन और रुक जाइए, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। यही वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ लेगा कि हिंदी के विकास काल को बताइए, या कौन सी भाषा का विकास काल किस समय तक रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 1 पर है प्राचीन आर्य भाषा। पहले आप लिखिए कि हिंदी को विकास क्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी को उसके विकास के रूप में, उसके विकास क्रम में 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें नंबर 1 पर है आपका प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा। अगर प्राचीन आर्य भाषा की बात करता हूं तो जिसका समय काल था वो था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कहां तक? 1500 ईस्वी पूर्व से आपका 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, क्या था? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक।
ठीक है। अगर बात करते हैं हम, सॉरी 1500 से 500 ईस्वी कर लीजिए, कहाँ तक, 500 ईस्वी, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक करना है। ठीक है, 1500 इसमें नंबर 1 पर होगा आपका वैदिक संस्कृत। क्या, वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत जो थी वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका 1000 ईस्वी पूर्व तक रही थी। उसके बाद किस भाषा का विकास हुआ था, या वैदिक संस्कृत में कुछ परिवर्तन हुए और कौन सी भाषा बनी, ये प्राचीन आर्य भाषा है। ठीक है, लौकिक संस्कृत, जिसमें आपकी रामायण लिखी गई है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब वैदिक लौकिक संस्कृत जो थी वो 1000 ईस्वी पूर्व से और 500 ईस्वी पूर्व तक चली थी। उसके बाद नंबर 2 पर लिखिए मध्यकालीन मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या, मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। मार्कर में स्याही कुछ ज़्यादा ही हो गई है, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका अगर विकास क्रम की बात करते हैं तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो विकास क्रम था वो था 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी तक, 1100 ईस्वी तक। ठीक है ना। अब देखिए मध्यकालीन आर्य भाषा में दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ पढ़ा रहा हूं या कुछ भी बस ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना भी आपको बताया जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। और एक बात बताइए, अगर यहां से कोई भी बच्चा सोचता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दे रखा है क्वेश्चन आंसर की तरह, बहुत ज़्यादा सन दे रखी है, तो जब वो एग्जाम में बैठेगा तब क्या करेगा, अगर यहां से क्वेश्चन बना तो फिर क्या करेगा, याद नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। एक मौका मिलता है, हर किसी को एक मौका मिलेगा, और आपके साथ वाले और आप दोनों वहीं पे बैठोगे और वहीं पे कॉफ़ी भरी जाएगी, मतलब वहीं पे आप लोग क्वेश्चन करोगे। अगर आपके पड़ोसी को आएगा और आपको नहीं आएगा और वो ज्वाइन लेटर लेके जाएगा और आप वहीं फिर से बैठोगे, क्या यही चाहते हो? तो एक बार इतनी अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा ना रोना पड़े, दोबारा इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा मौका बहुत जल्दी से किसी को नहीं देती है और रास्ते बहुत कठिन हो जाते हैं। इसलिए एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है कि बस पढ़ाया जा रहा हूं मैं ऐसे ही, जो पढ़ाया जा रहा है आपके एग्जाम में ना मिले अगर 37 क्वेश्चन यहीं से ही 37 क्वेश्चन, तो मुझे बोल देना, मैं अपना नंबर दे दूंगा। आपके एग्जाम से पहले आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा, मुझे फ़ोन कर देना, मेरे पास आ जाना। ठीक है, अब पढ़ाई करिए मध्यकालीन आर्य भाषा। अगर मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन आर्य भाषा में नंबर 1 पर है पाली। क्या, पाली। अब जो पाली का जो काल था वो था 500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर फर्स्ट ईस्वी तक, पहली ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक। उसके बाद जो बना मध्यकालीन, आकर डंडा तो हम भूल ही गए ना यहाँ पे, मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, अब आई प्राकृत। क्या आई? प्राकृत। प्राकृत की अगर हम बात करते हैं तो जो प्राकृत थी वो थी पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। कितना आसान है ये, अरे सन तो सिर्फ 500 में दी है सारी, कितना आसान तरीके से 1500 से 500, 1500 से 1000, 1000 से 500, यहाँ पे 1500 से 1 और 1 से 500। आसान है याद करना। अगर आप लोग नहीं चाहते दोबारा मेहनत करना तो बहुत आसान है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। नहीं जाएगा इससे बार क्वेश्चन, अगर जाएगा मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग मेरे पास आ जाना। पाली 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी और प्राकृत पहली ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के लिए अपभ्रंश, मैंने बताया था बिगड़ा हुआ रूप या फिर पद से भटक जाना। भाषा कुछ समय के लिए अपने पद से भटक गई, विकास क्रम ही है ये भी एक विकास क्रम ही है। इससे कई भाषाओं का विकास हुआ है, फिर अपभ्रंश के द्वारा ही कई भाषाएं निकली हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्राकृत, प्राकृत से बना पाली, प्राकृत अपभ्रंश।
अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो काल था वो था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। उसके बाद कुछ समय के लिए आई आवट। ठीक है, क्या? आवट। ठीक है, कई जगह आवट को माना जाता है और कई जगह नहीं माना जाता है। अपभ्रंश से सीधा आधुनिक हिंदी में आ जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन। आवट, आवट का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईस्वी से आपका 1100 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। भाई अपभ्रंश की अगर मैं थोड़ी सी आपको बात समझाना चाहूँ कि अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात पथ से भटक जाना। भाषा कुछ समय के लिए अब पाली थी, प्राकृत थी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। तो अपभ्रंश का मतलब जो प्राकृत थी वो अपने पद से कुछ समय के लिए हट गई और उससे अनेक भाषा, अनेक शाखाएं बट गई। भाई एक आदमी एक रास्ते पे जा रहा है, एक रास्ते पे जा रहा है, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जा रहा है और यहाँ जाने के बाद वह अपने पथ से भटक जाता है और यहाँ पर उससे अनेक शाखाएं निकल जाती है। ठीक है, अनेक शाखा निकल जाती हैं, हो जाता है ना ऐसा। इसी प्रकार जब भाषा अपने पथ से भटकी तो कुछ समय के बाद उससे अनेक शाखाएं निकल गई, अनेक अपभ्रंश बने और अपभ्रंश से अन्य भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है ना, वो हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, अपभ्रंश। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? आवट और अपभ्रंश। अब हम बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा की। क्या? आधुनिक भारतीय भाषा या आधुनिक आर्य भाषा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब देखिए नंबर 3 पर लिखिए आधुनिक आर्य भाषा या आधुनिक भारतीय भाषा। कुछ भी लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 पर हम लिखेंगे आधुनिक आर्य भाषा। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है मैं लिख देता हूं आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, दोनों मैंने लिख दिए हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय भाषा एक ही बात है। इसमें लिखिए आप नंबर 1 पर हम लिखते हैं प्राचीन हिंदी। क्या? प्राचीन हिंदी। अब आप बोलोगे प्राचीन हिंदी का क्या मतलब है सर? प्राचीन हिंदी होती है दोस्तों, प्राचीन हिंदी का मतलब है जो थोड़े पुराने समय में बोली जाती थी, जैसे 1100 से 1450 ईस्वी के बीच बोली गई है। 1100 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी के मध्य बोली गई है। ठीक है ना, 1450 ईस्वी के मध्य बोली गई है। नंबर 2 पर लिख लीजिए आप मध्यकालीन या मध्य हिंदी। क्या लिखेंगे? मध्य हिंदी या मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, मध्य हिंदी या मध्यकालीन हिंदी। ठीक है ना भाई, मध्य हिंदी लिख लीजिए, मध्यकालीन लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मध्य हिंदी की अगर बात करते हैं मध्यकालीन की, तो 1450 ईस्वी से लेकर 1800 आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी जैसे हिंदी के विकास क्रम को 3 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार जैसे हिंदी के विकास क्रम को 3 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार आधुनिक हिंदी को भी 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी या मध्यकालीन हिंदी। मैं लिख देता हूँ मध्यकालीन हिंदी। क्या? मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। और आधुनिक हिंदी जो 1850 ईस्वी से अब तक बोली जाती है, अब तक बोली जाती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1850 के बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ। प्राचीन हिंदी कुछ थोड़े सा परिवर्तन हुआ तो बनी मध्यकालीन, उसके बाद कुछ उसमें परिवर्तन हुआ तो बना आधुनिक हिंदी, जिसका प्रयोग अब हम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं। तो ये हिंदी का कालक्रम था। क्या था? ये हिंदी का कालक्रम था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नोट कर लिया होगा ना आपने भाई दोस्तों। जब मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि 37 क्वेश्चन हिंदी में बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 37 क्वेश्चन हिंदी में बाहर नहीं जाएंगे और चले जाएंगे, मैं अपना नंबर दूंगा पहले ही, आप लोग मेरे पास आ जाना और मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये 37 मैंने यहाँ लिख दिए, इसी बोर्ड से 37 क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को। और बस आज कितनी तारीख है? 2-3 दिवाली के आसपास आपको डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा और मैं 2 क्लास लूँगा।
एक पहली क्लास आपकी थ्योरी की होगी, जो थ्योरी की क्लास लगातार चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। दूसरी क्लास, जब भी थ्योरी का कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा उस चैप्टर के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर उसी चैप्टर से रिलेटेड। और दूसरा, जब रोज दूसरी जो क्लास होगी वो होगी ओनली क्वेश्चन आंसर की, बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसमें कराए जाएंगे और मिक्स क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं अपभ्रंश। मैंने आपको कहा था कि अपभ्रंश की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, तो हम देखते हैं अपभ्रंश, ठीक है। क्योंकि थोड़ी देर पहले बीच में अपभ्रंश आया था और मैंने अपभ्रंश का अर्थ बताया था, मैंने अपभ्रंश का जो अर्थ बताया था वो था बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप, या कह सकते हैं पथ से भटका हुआ, पथ से भटका हुआ। पथ से भटका हुआ, ठीक है। जल्दी आप लोगों की 2 क्लास चलेगी और बहुत जल्दी से आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन आंसर से आप लोगों को लाभ होगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है, और अगर फिर भी मान लो कोई भी कमज़ोर होगा उसमें, वो दोबारा से पढ़ सकता है अच्छे से और फिर से टेस्ट लगा सकता है। और रोज़ एक टेस्ट मिक्स क्वेश्चन का चलेगा, ताकि जब आपके चैप्टर लास्ट तक आ जाए तो आपको मिक्स क्वेश्चन की ऐसी अच्छे से आदत पड़ चुकी हो, बहुत अच्छे से, और आप सोल्व भी कर सको, ठीक है। बस 2-3 दिन की बात हो रहा है, आपके लिए डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। अब देखिए आप, अपभ्रंश का अर्थ है पथ से भटका हुआ, अर्थात बिगड़ा हुआ रूप। मैंने कहा था अपभ्रंश के बारे में बात करेंगे, और जरूरी भी है अपभ्रंश के बारे में बात करना, क्योंकि अपभ्रंश से ही कई भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो होता है कि भाषाओं के उदय से, भाई जो आधुनिक भाषा है, आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल के लिए जो प्रमुख भाषा थी, भाई जो आधुनिक भाषा है, अब हिंदी, आधुनिक भाषा हिंदी क्या है, आधुनिक भाषा जितनी भी ये हिंदी है, आधुनिक भाषा के उदय से पहले, भाई जब हिंदी का उदय हुआ था उससे पहले उत्तर भारत में बोलचाल के लिए और साहित्य के लिए जिस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था वो था अपभ्रंश। कौन सी थी? अपभ्रंश, ठीक है ना। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मैं बात करता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन की अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल को अंतिम अवस्था है। क्या? अगर मैं इसे दृष्टिकोण से देखता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा, अपभ्रंश आर्य भाषा के मध्यकालीन रूप का अंतिम रूप है। क्या? कि वैज्ञानिक अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन, क्या? आर्य भाषा के मध्यकालीन आर्य भाषा का अंतिम रूप है। क्या है? अंतिम रूप है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको कल लिखवाऊंगा अच्छे से, बस आप लोग समझ लीजिए कि जब आधुनिक हिंदी का विकास नहीं हुआ था तो उससे पहले उत्तर भारत में जो भाषा अधिकतर बोली जाती थी, जिसका बोलचाल में और साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, वो थी अपभ्रंश। अगर हम बात करते हैं तो जो अपभ्रंश होता है वो अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा, जो भारतीय आर्य भाषा अभी हमने पढ़ी थी, आर्य भाषा में दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा के मध्यकालीन आर्य भाषा का अंतिम रूप है। क्या? भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन का अंतिम रूप है। क्या है? अंतिम रूप है। क्या है? अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश जो होता है ये उस समय की भाषा है जब हिंदी का विकास नहीं हुआ था और प्राकृतिक और आधुनिक हिंदी के बीच की जो भाषा थी वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश से कई भाषा का विकास हुआ, जैसे पथ से चलने पर एक स्थान पर जाकर कई रास्ते कट जाते हैं, इसी प्रकार अपभ्रंश से कई शाखाएं कट गई और इससे कई भाषाओं का विकास हुआ, जैसे शोरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, इनसे कई भाषाओं का विकास हुआ है। भाई शोरसैनी अपभ्रंश बना, अपभ्रंश के रूप है ये, शोरसैनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, खश, ब्रांचड़,
इनसे कई भाषाओं का विकास हुआ, किससे, हिंदी का, किसी से पहाड़ी का। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अपभ्रंश को हम कल देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, आपकी समझ में आया है, अपभ्रंश को कल शुरू से देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, अपभ्रंश को हम कल देखेंगे, जितनी कमी आ जाए कल पूरा कर लेंगे।